आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट जो है ये इज समथिंग विच इज अ गेटवे टू योर network, to your organization, to your company, right? If you don't have a controls, right set of policies or controls on this door, सही तरह के लॉक नहीं लगे होंगे, तो ये आपका एक वीक पॉइंट होगा जहां से एंट्री हो सकती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस लिहाज से इसको is considered to be basically the first step in sort of gaining access and all that, first entry point. Okay, इसके अंदर क्या क्या होता है वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर होता है जी, आपकी फ्रेमवर्क्स होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, प्रोसेसेस होते हैं, टेक्नोलॉजीज होती हैं, जो टूल्स होते हैं, जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगाए जाते हैं। इंश्योर किया जाता है राइट इंडिविजुअल्स हैव द अप्रोप्रिएट एक्सेस, कि जिनको एक्सेस की जरूरत है सिर्फ उन्हीं को एक्सेस मिले, हर कोई जो है वो इजी होके ना अंदर आ जाए। ठीक है, तो एक्सेस पॉलिसीज डिटरमिन की जाती हैं। ठीक है, राइट प्रिविलेजेस होते हैं कि भाई आपको प्रिविलेज है एंट्री का, आपको नहीं है, आपको इतना राइट है, इतना नहीं है। ठीक है, परमिशंस होती है, किसी को कोई परमिशन होती है, किसी को इस लेवल की होती है, डिफरेंट लेवल्स होते हैं परमिशंस के। ठीक है, पॉलिसीज बनाई जाती हैं, उसको एम्बेड सही। किया जाता है, कंट्रोल्स होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। क्रिटिकल कंपोनेंट है मॉडर्न साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का। ठीक है, एंड इफ वी टॉक अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ के कौन कौन से प्रिविलेज हैं, कौन से कंट्रोल्स हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, देन वी वुड नो फर्दर अबाउट व्हाट IAM इज। ठीक है, और इसमें यही नहीं कि सिर्फ पॉलिसीज और कंट्रोल्स होते हैं, टूल सेट्स ऐसे लगाए जाते हैं जो सारी चीज़ें खुद ब खुद ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। सॉरी, फॉर एग्जांपल देयर इज अ टूल कॉल्ड डेलिनिया, साइबर आर्क। ठीक है, ये क्या है? ये IAM के टूल सेट्स हैं। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट द टूल्स, इनमें क्या होता है कि इनमें आपको प्रिविलेज्ड एक्सेस मैनेजमेंट, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट्स की एक्सेस दी जाती है, हाईली प्रिविलेज्ड अकाउंट्स की एक्सेस दी जाती है, और वो एक्सेस टेम्परेरी होती है, फिर वो रिमूव हो जाती है और आपका मैनेजर उसको अप्रूव करता है। ये सारी पॉलिसीज उसके अंदर बिल्ट इन होती हैं। ठीक है, सो इट्स ओवरऑल, और फिर वो स्क्रीनशॉट्स भी लेता है आपके सेशन के कि आप क्या कर रहे हो उस दौरान, जस्ट इन केस इफ यू वांट टू ऑडिट दैट, राइट? तो दिस दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, important piece of your overall cyber security और network। तो इसमें आपके क्रेडेंशियल्स, आपकी टोकन्स, आपकी मैकेनिज्म्स, ऑथराइजेशन मैकेनिज्म्स, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स, और सिंगल साइन ऑन, और फिर मल्टी फैक्टर्स, ये सब चीज़ें किस चीज़ का पार्ट है? ये सब चीज़ें पार्ट हैं आपके आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट का। और आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट के बगैर साइबर सिक्योरिटी नहीं चल सकती। इट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। जिस तरह दूसरे एरियाज हैं, इसमें बायोमेट्रिक भी आपका यूज़ होता है, ये भी आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट का है ना, कि आपके बायोमेट्रिक स्टोर कर लिए जाते हैं और फिर उससे ऑथराइज किया जाता है, ऑथेंटिकेट किया जाता है आपको, आप कौन हो। ठीक है, वो सारी आपकी डिटेल्स मैच होती है डेटाबेस से, उसके बाद वो आपको ऑथराइज कर देता है। सो ऑथेंटिकेशन होती है, फिर ऑथराइजेशन आपको मिल जाती है एंटर होने के लिए। जितने डाटा सेंटर जो है उनमें बायोमेट्रिक्स लगे हुए हैं। ठीक है, एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक्स यूज होते हैं। देयर आर सो मेनी सेंसिटिव प्लेसेस वेयर द बायोमेट्रिक्स आर मैंडेटरी आजकल। और ये सब किसके थ्रू कंट्रोल होता है? आपके आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट के जरिए। ठीक है, और ये भी सिक्योरिटी के पास होती है, ये जो होता है मॉड्यूल आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट का, ये आपकी फिजिकल सिक्योरिटी को भी दिया जाता है इसका एक्सेस। क्यों? क्योंकि दे आर अ पार्ट ऑफ योर सिक्योरिटी टीम। अब उसमें क्या होता है कि दे वुड बी कंट्रोलिंग एक्सेस मैनेजमेंट, उसको हम एक्सेस मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, लेकिन डिजिटली हमारे पास आइडेंटिटी टैक्स वाली पूरा IAM एक डोमेन है जिसको के साइबर सिक्योरिटी टीम कंट्रोल करती है, और वो क्या करती है? डिजिटल एक्सेस को कंट्रोल कर रही होती है। ये बायोमेट्रिक्स एंड ऑल दैट, इट्स अ पार्ट ऑफ इट। बट डिजिटली भी आप, ये तो गेट पासेस हो गए जिसकी मैंने एग्जांपल्स दी है, डाटा सेंटर्स की, एयरपोर्ट्स की, ये एक फिजिकल सिक्योरिटी। लेकिन डिजिटल सिक्योरिटी में जब कोई आपकी उसमें एंटर होता है, तो वो क्या करता है? वो आपकी या तो क्रेडेंशियल्स चोरी करेगा, या फिर आपकी हु यू आर, आपकी अगर हार्डवेयर की है, फॉब है, या आपका कार्ड है जिससे कि आप वो करते हो, क्योंकि लैपटॉप्स के अंदर भी कार्ड यूज होते हैं, और वो आपको, या कीज यूज होती हैं जो कि आपको ऑथेंटिकेट करवाती हैं, यानी कि उसको कहते हैं हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल। ठीक है, तो आपके ये सारी चीज़ें यूज हो रही होती हैं, और ये इंपॉर्टेंट, इनको सिक्योर करना एनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है, क्योंकि अगर किसी के हाथ लग जाए तो एटलीस्ट यू वुड बी सिक्योर्ड। ओके, ताकि उसको इजीली क्रैक ना किया जा सके।
Identity access management is a crucial for organizations in the digital age. It serves as the gatekeeper, ensuring only authorized personnel can access sensitive data and critical systems. Effective IAM helps prevent data breaches, safeguard intellectual property, and maintain regulatory compliance. Enhances security. Uh, IAM controls access privileges, reducing the risk of unauthorized access and insider threats. Improve efficiency. Centralized user management होता है इसके अंदर, जो कि क्या करता है, आपकी जितने एम्प्लॉयज हैं, जितने यूजर्स हैं, उसको ऑनबोर्ड करवाता है। ठीक है, इससे आपकी एफिशिएंसी प्रूव होती है। इवन जब आप एम्प्लॉय को रेक्टिफाई करते हो, निकालते हो, तो उसमें से उसको रिकॉर्ड्स को डिलीट भी वो करता है, ऑफ बोर्डिंग जिसे कहते हैं, ऑफ बोर्डिंग प्रोसेस। क्योंकि अगर आप ऑफ बोर्ड ना करो तो क्या होगा, वो एम्प्लॉय नुकसान पहुंचा सकता है, एक्सेस कर सकता है आपकी सारी चीज़ों को, और जो भी करना हो उसने, वो अपना जो है उसको हम डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉय भी कहते हैं, कि अगर उसने अपनी कोई भड़ास भड़ूस निकाल ली हो, वो आपका सारा सिस्टम खराब कर देता है। इसलिए उसको ऑफ बोर्ड करना जरूरी होता है, अकाउंट्स डिलीट करने पड़ते हैं। अगर मिलियंस ऑफ एम्प्लॉयज हो, थाउजेंड, इवन थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज हो, तो मैनुअली करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ये सारी चीज़ों को हैंडल। इसलिए इसकी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी प्रूव करने के लिए, सिक्योरिटी प्रूव करने के लिए, ये सिस्टम्स होते हैं, डिफरेंट टूल्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है, जो कि सेंट्रलाइज मैनेज करते हैं, ऑफ बोर्डिंग भी, ऑन बोर्डिंग भी। ठीक है, एक्सेस चेंजेस और ये सारी चीज़ें वो उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। अच्छा, इनहेंस सिक्योर, जाहिर बात है, आईएम कंट्रोल जब आप लगाओगे, वो एक्सेस प्रिविलेजेस की मैंने एग्जांपल दी थी, कि वो एक्सेस को, एक्सेस प्रिविलेजेस जो कंट्रोल करते हैं सिस्टम्स, जिसमें कि आपका, मैंने तो एग्जांपल्स दी थी, टिलेरिया था, साइबर आर्क था, यानी कि ये प्रिविलेज्ड अकाउंट्स जो आपके होते हैं, उनको एक्सेस जो उनको दी जाती है, उनको कंट्रोल कर रहा होता है, कि किसको एक्सेस अलाउ है, किसको एक्सेस अलाउ नहीं है। प्लस वो एक्सेस कितनी देर के लिए वैलिड होगी, उसको कौन ऑथराइज करेगा, और इसके अलावा वो एक्सेस रिकॉर्डेड भी होगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि रिस्क रिड्यूस हो जाता है अनऑथराइज एक्सेस का या इनसाइडर थ्रेट्स का। ठीक है, इनसाइडर थ्रेट्स का कैसे रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जब आप जो भी काम कर रहे हो रिकॉर्ड हो रहा होगा, तो दैट मीन्स आप कुछ ऐसा काम कर ही नहीं सकते हो कि जो बाद में एक्सप्लेन ही ना कर सको, जस्टिफाई ना कर सको जिस चीज़ को आप, आपको एक चीज अलाउ है, आप उससे हटके वो काम कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप गलत कर रहे हो। आपको जो अलाउड है, जितना अलाउड है, आप उतना ही काम करोगे, उससे ना आगे ना पीछे। तो ये चीजें, जब इन चीजों को स्ट्रिक्ट कर दिया जाए, को टाइट कर दिया जाए, इट्स वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू द सिस्टम्स। और जितना ये लूज होगा एरिया, उतना ही इजी होगा अटैक्स के लिए, वनरेबिलिटीज के लिए, और अटैकर्स के लिए उसको एक्सप्लॉइट करना। कंप्लायंस भी एक रिक्वायरमेंट भी होती है। यही नहीं कि सिर्फ हम सिक्योरिटी प्रूव करने के लिए सारी चीजें कर रहे हैं, एक होता है कि हम इसको कंप्लायंट कर रहे हैं। कंप्लाइंट किसके लिए कर रहे हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के लिए। ऑडिट आता है, वो चेक करता है कि आपके सिस्टम सिक्योर हैं कि नहीं, आपने क्या क्या पॉलिसीज लगाई हुई है, आपने क्या क्या इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो हमें उसके मुताबिक अपनी आईएम को अलाइंस करना पड़ता है विद इंडस्ट्री रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। स्टैंडर्ड्स होते हैं जिस तरह आईओएसओ है, आईएसओ 27001, ये आईटी का है। ठीक है, इनके जो हैं ये स्टैंडर्ड्स हैं, फिर इनके ऑडिट्स आते हैं, और आईएसओ के भी ऑडिट्स होते हैं, इसके साइबर सिक्योरिटी के भी होते हैं, पेनिट्रेशन टेस्ट वगैरह होते हैं, इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। तो वो ये सारी चीज़ें चेक होती हैं उसमें। फिर मिटिगेटिंग कंप्लाइंस रिस्क, अब अगर कोई कंप्लाइंस रिस्क होता है कि अगर आपने कंप्लाइंस के मुताबिक काम ना किया हो, कंप्लाइंस से हट के काम कर रहे हैं, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट अपनी लगाई नहीं है, तो क्या होगा कि आपको फाइन भी हो सकता है, और फिर इसके अलावा आपको इसके और भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। तो इसीलिए इसको बहुत ज़रूरी है मेंटेन रखना अपने पोस्चर को। अच्छा, ये तो थी इसकी इम्पोर्टेंस कि क्यों हम आईएम को इम्प्लीमेंट करते हैं, आईएम की स्ट्रेटजीज, और आईएम की पॉलिसीज, और ये सारा हम किस तरह जो है और क्यों करते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या एसेंशियल स्ट्रेटजीज हैं या क्या एक्सेस का सिक्योर मैकेनिज्म है, उसको हम देखते हैं कि उसको हम कैसे डील करते हैं। ठीक है, तो अब सचिन, आगे जी, क्वेश्चन। यस सर, इसमें ना इस एक ये मतलब ये जो आपने कहा कि भाई हमें लिमिटेड एक्सेस होगी, और जो एक्सेस, ये जो एक्सेस होगी ये मतलब हमें ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होगी ना, कि भाई हमें मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं कि भाई वहाँ हमें जितना अलाउ वो करेंगे कि आप हाँ, इस ऐसे ही है, तक जाने, तो ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ठीक। अब हम यूजर्स की, ठीक सर। अब हम बात करेंगे इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्या हैं जिनको समझना जरूरी है। इसमें 3 से 4 चीजें होती हैं, जिसमें यूजर्स होते हैं, उन यूजर्स के रोल्स होते हैं, और उन यूजर्स की परमिशंस होती हैं। ठीक है, यूजर्स, एक यूजर है, और उसकी क्या है, उसके कुछ रोल्स असाइन कर दिए जाते हैं। ठीक है, एक रोल दे दिया उसको कि जी
परमिशंस के भाई आपको इस चीज़ की परमिशन है, इस चीज़ की नहीं, आपका जो भी रोल है, ठीक है। अगर आप एक एनालिस्ट हो तो ये आपका रोल है, ठीक है, एनालिस्ट आपका रोल है। और उस रोल पे कितनी एक्सेसेस आपको अलाउ हैं वो आपको कर दी जाती हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा आपको परमिशंस दी जाती हैं कि आपको किस चीज़ की परमिशन है, किस चीज़ की परमिशन नहीं है, किन फाइल्स और फोल्डर्स को आप एक्सेस कर सकते हो, किन पोर्टल्स को आप एक्सेस कर सकते हो, किन पोर्टल्स को नहीं एक्सेस कर सकते, उनका एक्सेस आपके पास नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूजर्स की बात करेंगे, ठीक है। यूजर्स क्या होते हैं? तो यूजर्स जो हैं वो हमारे जो कह लो कि यूजर्स हमारे, इट कुड बी एनी वन, लाइक इट कुड बी द एम्प्लॉयज, इट कुड बी द अकाउंट्स, ठीक है, सर्विस अकाउंट्स भी जिसके अंदर होते हैं वो भी आपका यूजर है। और इट कुड बी योर क्लाइंट्स, इट कुड बी योर थर्ड पार्टी वेंडर्स, ये सब आपके यूजर्स हैं। अब इन तीनों में डिफरेंस देखें कि यूजर्स जो आपके अपने इंप्लॉयज हैं उनको एक्सेस लेवल डिफरेंट मिलेगा, जो थर्ड पार्टी वेंडर्स होंगे उनका डिफरेंट एक्सेस होगा, और जो आपके क्लाइंट्स होंगे उनको डिफरेंट एक्सेस दिया जाएगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, राइट। ये समझने की बात है कि यूजर्स होते कौन है। अब अमूमन यूजर्स को जो है कंसिडर किया जाता है कि एनीबॉडी हु कैन लाइक लॉग इन इनटू, यस इट इज करेक्ट, बट यूजर्स डिफरेंट तरह के होते हैं, और हर यूजर की एक्सेस रोल्स भी डिफरेंट होते हैं, उनकी परमिशंस भी डिफरेंट होती हैं एज पर देयर रोल्स। मैं अपने थर्ड पार्टी वेंडर पे ट्रस्ट नहीं करूंगा जितना मैं ट्रस्ट अपने एम्प्लॉयज पे करूंगा इंटरनली, क्योंकि उनकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो इंटरनली होगी, ठीक है, वो इंटरनल होंगे, ठीक है। इसको मैं इस तरह ड्रॉ करता हूँ कि ये आपकी इंटरनल यूजर्स हैं, इंटरनल्स हो गए। फिर आपके वेंडर्स हो गए, फिर आपके क्लाइंट्स हो गए। तो इन सब के एक्सेस राइट्स डिफरेंट होंगे, इसका जो एक्सेस राइट होगा इज मोर देन इंटरनली होगा, कि इंटरनल रिसोर्सेज को ये एक्सेप्ट कर सकता है। इसका जो होगा वेंडर्स का, दैट वुड बी एक्सटर्नली, राइट, जितनी उसको ज़रूरत है। सेम सिमिलरली विद द क्लाइंट्स की जितनी उसको ज़रूरत है उसकी उसको परमिशंस या उसको साइन की जाएगी। इसमें कौन कौन यूजर आ जाता है? एंटिटीज आ जाती है, इंडिविजुअल एंटिटीज सच एज एम्प्लॉयज, कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं आपके पास। एक होते हैं परमानेंट एम्प्लॉय और एक होता है कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर होता है 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, उसके बाद उसकी एक्सेस रिवोक कर ली जाती है, उसका काम खत्म हो जाता है, प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, या उसको रिन्यू कर दिया जाता है फर्दर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये आपके कस्टमर्स भी हो सकते हैं दैट रिक्वायर एक्सेस टू योर ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। यूजर आइडेंटिटीज आर द कोर ऑफ आई एम। की जो आइडेंटिटीज हैं यूजर्स की, वही आपका कोर है, वही आपका जिसे कह लो कि सेंटर टू द आई एम पॉलिसीज, ठीक है। उनकी आइडेंटिटीज पे सारी की सारी आपकी बेस कर रही होती है आई एम। किसको परमिशंस कैसी हैं, किसके रोल्स कैसे हैं, किसको क्या अलाउ है, किसको क्या नहीं अलाउ। रोल्स की बात करें तो रोल्स ग्रुपिंग ऑफ परमिशंस दैट आर असाइंड टू यूजर्स बेस्ड ऑन देयर जॉब फंक्शंस। मैंने क्या बात की थी कि ये वो होते हैं क्योंकि जॉब फंक्शंस पे डिपेंड कर रहा होता है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे डिपेंड कर रहा होता है। रोल्स हेल्प सिंप्लीफाई एक्सेस मैनेजमेंट एंड एनफोर्स द प्रिंसिपल्स ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मेक अ नोट ऑफ इट। ये लीस्ट प्रिविलेज क्या होता है, ठीक है। लीस्ट प्रिविलेज की थोड़ी बात करूंगा मैं यहाँ पे, बहुत ज़रूरी समझता हूँ मैं, क्योंकि लीस्ट प्रिविलेज होता है कि जितना आपको जानने की ज़रूरत है उतना ही आपको जानना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। लीस्ट प्रिविलेज, नीड टू नो बेसिस, नीड टू नो बेसिस मतलब जितना आपको ज़रूरत है ना उतना ही आपको बताया जाएगा, कि आपके लीस्ट प्रिविलेज पे आपको रखा जाएगा। आपको ये नहीं किया जाएगा, सुपर प्रिविलेज नहीं दे दी जाएगी कि जी हर चीज़ जहाँ जाओ दराते फिरो, चीज़ें उठाओ फेंको निकालो डिलीट करो जो मर्जी करते, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। दिस इज नॉट लाइक इज ए प्रॉपर सिस्टम, ऐसे नहीं चला करते। उसके अंदर आपको जितना आपको प्रिविलेज देना चाहिए उतना ही प्रिविलेज आपको दिया जाएगा। अगर आप एडमिन हो तो आपको एडमिन लेवल का, अगर आप यूजर हो तो आपको यूजर लेवल का, अगर आप सिस्टम एडमिन हो तो सिस्टम एडमिन का लोकल एक्सेस आपको दी जाएगी। अगर आपको लोकल एक्सेस की जरूरत नहीं, अपनी जॉब के जितनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जॉब है उस हिसाब से आपको एक्सेस दी जाएगी। अगर आप एक सर्वर में एंटर होते हो, सिर्फ आपने उसकी पैचिंग करनी है, आपको लोकल एडमिन चाहिए, वो आपको टेम्परेरी साइन कर दिया जाएगा। लोकल एडमिन आप लेते हो, अप्रूव करवाते हो, अपना जॉब करते हो। चेंज टाइम के हिसाब से जितना भी आपने चेंज टाइम डिक्लेयर किया होगा
अप्रूवल ली होगी, काम करते हो, फिनिश करते हो, और दैट्स इट, आपकी एक्सेस रिवोक कर ली जाती है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके। सो ये नहीं होता कि किसी की एक्सेस फॉर एवर है, और इसको रिव्यू भी किया जाता है आफ्टर सब इंटरवल, हर अरसे बाद, महीने बाद, 9 महीने बाद, चाहे वो हफ्ते बाद हो, आपकी एक्सेस को रिव्यू किया जाता है। यूजुअली 3 मंथ्स होता है। उसके बाद आपको अगर स्टिल चाहिए होती है तो आपको एक्सेस रिटेन करनी पड़ती है, रिन्यू करवानी पड़ती है। अब बात करते हैं परमिशंस की। परमिशंस होती हैं कि जी आपको व्हाट एक्शंस अ यूजर कैन परफॉर्म ऑन अ सिस्टम। ठीक है, यूजर क्या एक्शन दे रहा है, क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है सिस्टम पे, उस हिसाब से उसकी परमिशन होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है ना, अगर उसको एक राइट है किसी चीज़ पे किसी चीज़ को डिलीट करने का, तो वो डिलीट करेगा। अगर उसको एक्सेस राइट नहीं दिया, सिर्फ वो रीड करेगा, रीड ऑनली परमिशन होगी उसकी। ठीक है, 3 तरह की होती है ना, रीड ऑनली होती है, रीड एंड राइट होती है, और रीड राइट एंड डिलीट, कि आप रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। कुछ लोग सिर्फ रीड और राइट कर सकते हैं, कुछ लोग सिर्फ राइट कर सकते हैं। ठीक है, वो डिलीट नहीं कर सकते। राइट, ये डिफरेंट तरह की परमिशन सेट कर दी जाती हैं। तो उसके बाद आपको उस हिसाब से आपके रोल्स को ग्रुप कर दिया जाता है, उसमें आपकी परमिशंस होती हैं, उसको असाइन कर दिया जाता है डिफरेंट यूजर्स को। रिलेशनशिप्स होते हैं सबके दरमियान, रोल्स, परमिशंस और यूजर्स, इनके रिलेशनशिप्स बनाए जाते हैं। रिलेशनशिप्स होते हैं कि जी ये आपको इंटरकनेक्ट होते हैं सारे आपस में। ठीक है, आपकी परमिशंस इस यूज़र को असाइन हुई, इस यूज़र को कितनी परमिशंस थी, इसके रोल्स क्या थे। अब रोल्स के मुताबिक उसको परमिशन दी जा रही है, ये यूज़र है, उसकी ये रोल्स है, और उसके मुताबिक उसको परमिशन दी गई है। ठीक है, इनका रिलेशनशिप बनता है। यूजर्स रोल्स एंड परमिशंस के दरमियान रिलेशनशिप होता है, विच आर मैनेज्ड एंड मेंटेन थ्रू आईएएम पॉलिसीज एंड प्रोसेसेस। उसको कौन कंट्रोल करता है? आईएएम पॉलिसीज। देयर यू गो, समरी हो गई पूरी इसकी। इट्स अ वेरी complicated, at the same time it's a very simple and सिस्टम, इजी टू यूज सिस्टम, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि इसमें रोल्स, परमिशंस, यूजर, और फिर उनकी जो है असाइंड ग्रुप्स की कौन सी परमिशन किस यूजर को, उसके रोल के मुताबिक, ये सारी चीज़ें, इट मेक्स इट मोर कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है। और ये वक्त के साथ साथ रिफाइन होती रहती है, चेंज होती रहती है, अपडेट होती रहती है। बट इट्स एट द सेम टाइम इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, राइट, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कि अगर आपको इसकी समझ आ जाएगी, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, whether you are at the offensive side or whether you are at the defensive side, अब ये आसानी होगी इसको मैनेज करने में। ठीक है, अगर आपको पता होगा कि रोल्स और ये सब चीज़ें क्या होती हैं, किस तरह काम करती हैं, तो बड़ा आसान हो जाता है। अगर नहीं पता होगा, इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर यू बेसिकली टू मैनेज योर आइडेंटिटी एक्सेस। इसको समझना, इसको फर्दर स्टडी करना, और इसके अंदर डिग करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस। अच्छा, अब बात करते हैं ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन इन आईएम। ये दो जो चीज़ें हैं ना, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट इसके दरमियान ही घूम रही होती है। ठीक है, ऑथराइजेशन होती है और एक ऑथेंटिकेशन होती है, दोनों में फ़र्क समझ लें पहले, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू एंड नॉट टू कंफ्यूज योर सेल्फ बिटवीन दीज टू। ऑथेंटिकेशन जो होती है, वो होती है किसी चीज़ को ऑथेंटिकेट करना, कि आप वही हो जो आप कह रहे हो। आप हुसैन ही हो अगर आप एंटर हो रहे हो, या आप मोमिन ही हो कि अगर आप एंटर हो रहे हो उसके अंदर, सिस्टम के अंदर। मैं कैसे ये पता लगाऊंगा कि आप वही हो जो आप कह रहे हो कि मैं वही हूँ? आप अपना यूज़र नेम देते हो, उसके बाद आप एक चीज़ क्या देते हो जिससे कि आपको ऑथेंटिकेट किया जाता है यूज़र नेम के अलावा? पासवर्ड। वो आप अपना पासवर्ड देते हो, वो आपका ऑथेंटिकेशन है। पासवर्ड कहाँ जाता है? आप पासवर्ड प्रोवाइड करते हो, आपका पासवर्ड कहाँ जाता है? आपका पासवर्ड जाता है डेटाबेस में। यहाँ पे आपका पासवर्ड सेव हुआ होता है जो आपने किया होता है शुरू में। वहाँ से वो उसको क्या करेगा? ऑथेंटिकेट करेगा, ऑथेंटिकेट करके वापस आएगा और आपको ऑथोराइज कर देगा। ठीक है जी, अगर आपने 2FA लगाया होगा, अगर आपने 2FA लगाया होगा कि सिर्फ पासवर्ड से काम नहीं चलता आजकल, तो आप कहते हो जी मेरे पासवर्ड वेरीफाई करेगा पहले, वो आपका वेरीफाई हो गया। अब वापस जाने के बजाय वो क्या करेगा? वो यू टर्न मारेगा, एक और आपको चीज़ दे देगा बॉक्स के, जी अपना नंबर शंबर या ईमेल शीमेल यहाँ पे डालें। अब वो देते हो, फिर वो वहाँ जाएगा, कोड वहाँ भेजेगा, वहाँ से आप जाओगे और जाके चेक करोगे, यस इट इज़ करेक्ट दिस कोड, दोबारा इसके पोर्टल में जाके आप वो प्लेस कर दोगे। दिस इज़ योर 2FA हो गई, कंप्लीट हो गई, और वो आपको फिर ऑथराइज कर देगा। दिस इज हाउ दिस मैकेनिज्म, ये ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन चल रही है। मैंने दोनों को कर दिया, लेकिन आपकी यहाँ पर ऑथेंटिकेशन कहाँ तक थी? अभी ऑथराइजेशन की तरफ ना जाए, अभी सिर्फ ऑथेंटिकेट देखें कि यहाँ तक ऑथेंटिकेट कहाँ तक था। ऑथेंटिकेट सिर्फ वहाँ तक था जहाँ तक आपको
यहाँ तक आ गया था, ये यूजर गया और इसने यहाँ पर जाकर अपना यूजर नेम एंटर किया और ये पासवर्ड एंटर किया, ठीक है, पासवर्ड आपका एंटर कर दिया। यहाँ पे यूजर नेम है, ठीक है, HUS। और फिर उसके बाद क्या होगा, ये ऑथेंटिकेशन चलेगी आपकी सारी। अभी ऑथराइज नहीं किया, ये आपका चेक करेगा पासवर्ड वट एवर, 2FA चेक करेगा जो भी है, ठीक है, 2FA लगाई होगी। अभी ऑथेंटिकेशन ही चल रही है, अभी आपको ऑथराइजेशन नहीं मिली। अब डिफरेंट समझ आ रहा है कि ऑथराइजेशन वो होती है जब वो आपको ओके कर देता है, आप वही हो जो आपको वो कर लेता है, लेकिन उसका जो मैकेनिज्म है उसका चेक करने का, वो सारा ऑथेंटिकेशन में आ जाता है। अब इसमें मैंने एक चीज़ नहीं आपको बताई, वो बायोमेट्रिक भी है। बायोमेट्रिक भी वो चेक करता है, आपके पास एक की थी, फॉब थी या यूएसपी चीज़ थी, वो आपने अपने सिस्टम में लगाई है। अब वो चेक करेगा, वो आपको कहेगा इसमें अपना थंब रखें या फिगर फिगर रखें, वो आपको बायोमेट्रिक ले लेगा, वो मैच करेगा डेटाबेस में, ये ऑथेंटिकेट कर रहा है अभी वो यूज़र को। सो दीज आर ऑल ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स। तो जब क्या होगा, Authentication by definition क्या हुई? The process of verifying the identity of a user or entity attempting to access a system or resource. This is typically done through credentials like passwords, biometrics, multi-factor authentication. ठीक है। और उसके बाद आपकी बारी आती है ऑथराइजेशन की, फिर वो आपको ऑथराइज करता है, ठीक है। ये हो गया जी, सारा ओके था। द प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग और डिनाइंग परमिशंस, अगर ये अप्रूव नहीं होता, आपका कोई भी चीज़ इसमें से स्किप हो जाए, आप कोड ऑथेंटिकेशन 2FA सही नहीं डालते, कोड आपको डिनाई कर देगा। आपने पासवर्ड ठीक नहीं डाला, पहली स्टेज पे डिनाई हो जाओगे, 2FA की तरफ जाएगा ही नहीं वो, ठीक है। ये स्टेजेस हैं ऑथेंटिकेशन की। अगर वो आपको ऑथराइज करेगा, आपकी इस बेस पे करेगा कि एवरीथिंग इज ओके। परमिशंस एंड एक्सेस राइट्स टू यूजर्स बेस्ड ऑन देयर authenticated identity and assigned roles or privilege. This ensures the right people have the appropriate level of access, ठीक है। अब इसमें एक्सेस कंट्रोल्स मॉडल्स आ जाते हैं, इन दोनों को लेके ना, ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन, और पहले ऑथेंटिकेशन आता है हमेशा, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन को लेके डिफरेंट मॉडल्स आ जाते हैं आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट में। वो कौन कौन से मॉडल्स हैं? RBAC, ABAC। RBAC क्या होता है? रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, आपके रोल के मुताबिक आपकी एक्सेस कंट्रोल होगी। एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, ABAC। एट्रीब्यूट बेस्ड क्या होती है कि आपकी कोई एक एट्रीब्यूट ली जाती है, उसके हिसाब से आपको एक्सेस दी जाती है, ठीक है। ग्रैन्युलर एक्सेस पॉलिसीज में ये आ जाती है, बहुत ज़्यादा डीप डेप्थ में चली जाती है ये चीज़, ठीक है। आपके एट्रीब्यूट्स, आपकी बेसिकली आप डेली, आपका एट्रीब्यूट बन जाता है कि जी आप डेली एक चीज़ को एक्सेस करते हो, बार बार उस चीज़ को एक्सेस कर रहे हो, दिस इज़ योर एट्रीब्यूट, राइट। आपके एट्रीब्यूट को चेक किया जाता है। आपकी जो है रोल को चेक किया जाता है, आपका रोल इस चीज़ को अलाउ करता है या नहीं करता। अगर आपका रोल अलाउ नहीं कर रहा होगा ना, आपकी ऑथेंटिकेशन भी सही होगी तो वो आपको ऑथराइज नहीं करेगा, बिकॉज वो आपके रोल से टैली करेगा जाके कि ये ठीक है, यूज़र की पासवर्ड तो ठीक है, लेकिन आपका रोल आपको अलाउ नहीं करता इस चीज़ को एक्सेस करने को, डिनाई कर देगा। ऑथराइजेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस ऑथेंटिकेशन, दिस इज अ सेपरेट मैकेनिज्म। लेकिन इसकी जो एक्स ऑथराइजेशन जो है, ये इससे सेपरेट मैकेनिज्म, वो उसी की बेस पे आपको करेगा, अगर आपको दोनों चीज़ें, आपकी ऑथेंटिकेशन भी सही होगी और आपका रोल्स या आपके एट्रीब्यूट्स आपको अलाउ कर रहे होंगे। ये इन डेप्थ एक्सेस कंट्रोल है। RBAC और ABAC, इसको आप स्टडी करना है आपने, बहुत ज़रूरी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। IAM। सर ये जो ऑथेंटिकेशन होती है ये मतलब हमारी तरफ से होती है, और जो ऑथराइजेशन होती है वो सिस्टम की तरफ से होती है। नहीं, दोनों ही सिस्टम की तरफ से होती है, आप सिर्फ इनपुट दे रहे हो अपना, आपसे जो मांगा जा रहा है आप वो दे रहे हो। इसी तरह एक होता है SSO, सिंगल साइन ऑन, ये सबको पता है होगा कि क्या होता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। सिंगल साइन ऑन अभी तक पढ़ा है किसी ने? सिंगल साइन ऑन पढ़ाया अभी तक किसी ने आपको? नहीं सर। हाँ, यही चीज आ गई ना। देखो अब कुछ बहुत सारी ऐसी टर्म्स है कि ये तो पढ़ाने वाली चीजें हैं जो नहीं बताए, जो नहीं बताई जाती, बताते ही नहीं है, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आती। और मैं इस चीज से बड़ा खाइफ हूँ। मैं कितनी दफा मैं ये चीज को हाईलाइट भी कर चुका हूँ बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे जाके, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पे जाके, कि आप वो चीज क्यों नहीं पढ़ाते हो जो पढ़ाने वाली चीज है, जो आगे चल के उनको समझ आई, जो इंडस्ट्री में चल रहा होता है। आप ये क्या पढ़ा रहे हो बाकी सारी चीजें? मतलब ये वो डोमेन्स हैं जो आप डेली की बेसिस पे यूज करते हैं। ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स कितने हैं, RBAC है, ABAC है, SSO तो बहुत जरूरी है, SSO तो बड़ा कॉमन है। SSO ये होता है कि आप एक वेबसाइट पे गए हो, आप ऑलरेडी
चलो एक और एग्जाम्पल, आपके पास कंपनी का लैपटॉप है, आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, उसकी डिवाइस आपके पास है, ठीक है। उसने आपको पहले से ही ऑथेंटिकेट किया हुआ है, आपने अपना पासवर्ड एवरीथिंग उसके अंदर डाली हुई है। आप डेली की बेसिस पे पता नहीं कितने आप रोल्स और परमिशंस और ये सारी आपको साइन आप काम कर रहे हो अपना। अब आपकी डेली की जॉब के दौरान आप एक पोर्टल एक्सेस करते हो डेली की बेसिस पे। अब आप हर दफ़ा पासवर्ड डालने बैठ जाओगे तो आपकी तो अदाब हो जाएगा आपके लिए तो, ठीक है। अदाब बच जाएगा, क्योंकि एक एप्लीकेशन आप दिन में 70 दफ़ा एक्सेस करते हो और हर दफ़ा आप ऑथेंटिकेशन पे चले जाओगे तो टाइम कंज्यूम होगा, कॉम्प्लिकेशंस आएगी, ब्लॉकेज होगी, बहुत कुछ होगा। एफिशिएंसी के लिए आपकी यही जो चीज़ है ना, आपकी जो पहले से ऑथेंटिकेट किया होता है आपके सिस्टम ने, ब्राउजर ने आपको, तो आपको टोकन दे देता है वो। और वो टोकन वैलिड होता है फॉर सर्टेन, उसके लिए एक टाइमिंग रख दी जाती है, ठीक है। उस टोकन की एक टाइमिंग होती है कि जी 5 मिनट्स के लिए, या फिर पूरे दिन के लिए आपको दे देता है, या फिर आपको दे देता है कि जी ये 1 आवर 2 आवर के लिए वैलिड है। आप उसमें जितनी भी दफ़ा जाओगे ना इस पोर्टल पे, आपका सिर्फ यूज़र नेम होगा, आप यूज़र नेम डालोगे अपना, और एक बटन नीचे आ जाएगा एसएसओ का, एक नीचे पासवर्ड का भी आ रहा होगा, लेकिन अगर आप नहीं कर तो आप एसएसओ को क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्ट एक्सेस दे देगा, ऑथराइज कर देगा आपको, क्योंकि आपका पहले से ही ऑथेंटिकेट हुआ हुआ है, ऑथराइज हुआ हुआ है आपका सेशन। और उस सेशन की एक लिमिट है कि इतनी देर तक वो सेशन रहेगा, और वो टोकन वही सेशन टोकन आपका यहाँ यूज हो रहा है। इसको कहते हैं सिंगल साइन ऑन। आपको एक ही साइन ऑन करना पड़ता है हर जगह। एक और वेबसाइट है, फिर वहां गए, वहां भी सिंगल साइन ऑन आपका यूज हो रहा है, बिकॉज आपका सेशन चालू है, ठीक है, आपका सेशन बरकरार है। ये यूनिवर्सिटीज में भी होता है आपको सिंगल साइन ऑन। अगर कभी नोटिस करो, आप एक रिसोर्स को एक्सेस करते हो, जिस तरह के आउटसाइड रिसोर्स है, आप कंपनी यूनिवर्सिटी के उससे लॉगिन हो रहे हो, और आप ऑप्टिमो या कोई ऐसी जहाँ पे वर्चुअल लेक्चर्स आपके पढ़े हुए हैं या बहुत ऐसे पढ़ा, आप सिर्फ आपका यूनिवर्सिटी का वो डालते हो, ठीक है, आगे नीचे सिंगल साइन ऑन आपका स्टार्ट हो जाता है। लाइब्रेरी में जितनी लाइब्रेरीज हैं वहाँ आप यूनिवर्सिटी के क्रेडेंशियल्स डालते हो, तो आपका वो पिक कर लेता है उसको। ऐसे तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो भी एक ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन की एक वो मैकेनिज्म है, ठीक है। सर हाँ, सर लेकिन ये सिक्योर तो नहीं है, ऐसे तो कोई भी हमारे यूजर नेम उस पोर्टल पे डाल के एक्सेस हो करके एक्सेस कर सकता है। चोरी की कर किया जा सकता है आपका जो सेशन टोकन है, लेकिन अगर आपकी एक्सेस जो है वो मैकेनिज्म या आपकी एक्सेस सिस्टम में कोई आएगा तो करेगा ना। अगर आपकी कंट्रोल्स लगे होंगे, यू हैव अ सेट ऑफ कंट्रोल्स विद इन योर सिस्टम्स, तो फिर आपकी सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। और आएगा भी तो वो ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। ये वहीं से होता है जहाँ पे आपका पहले से ही उन्होंने आपका कह लो कि एक ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन आपकी की होती है, ठीक है। आप हर दफा करोगे तब भी चांसेस है आपके स्टील्स, वो जो सेशन स्टीलिंग है या कुकी स्टीलिंग है ना, वो डिफरेंट टॉपिक है। वो कभी भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं है। वो तो आप यहाँ से ऑन कर रहे हो और आप दोबारा ऑथेंटिकेट कर रहे हो अपने आप को, वो तो यहाँ पे भी स्टील हो सकता है आपका, आपके क्रेडेंशियल्स यहाँ से भी स्टील हो सकते हैं, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस टोकन, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द सेशन कुकीज या आपके क्रेडेंशियल्स थेफ्ट। वो तभी होगा जब आपका सिस्टम सिक्योर नहीं होगा। ये पूरा एक सिस्टम, एक पूरा नेटवर्क है। अगर एक नेटवर्क की बाउंड्री पैरामीटर सिक्योर है, अंदर जितनी डिवाइसेज हैं, जो कुछ आप कर रहे हो नेटवर्क के अंदर, दैट इज अ सिक्योर इशू। उसमें देयर आर नो चांसेस दैट समबडी कैन जस्ट जंप इन एंड स्टील योर टोकन और समथिंग लाइक दैट। और वो भी ऐसा होता है कि उसमें भी मैकेनिज्म वो आपका एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, सारी चीज़ें आपकी। डाटा इन ट्रांजिट, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, डाटा इन ट्रांजिट होता है, उसको एनक्रिप्ट किया जाता है, एसएसएल चल रहा होता है, टीएलएस चल रहा होता है, तो वो सारा ये आपका एनक्रिप्टेड होता है। देयर इज नो पॉइंट, इट्स लेकिन डिफिकल्ट। सर इस सिनेरियो में अगर हम पासवर्ड भूल जाते हैं, एक दफा हमने लॉगिन किया और उसके बाद चले पासवर्ड भूल जाते हैं, फिर इस सिंगल साइन ऑन की वजह से हम उसके नहीं ऊपर होता, बगैर नहीं पासवर्ड। होता। वो पहले यहाँ पे आपको अपना करना पड़ता है। जब यहाँ पे फेल हो गए तो यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले एक दफ़ा तो आपको करना पड़ेगा अपने आप को सेशन इनिशिएट करवाने के लिए। एक जगह पे आपको अपने क्रेडेंशियल्स भी देने होंगे, 2FA भी हो सकता है देना पड़े। जब यहाँ पे ऑथेंटिकेट हो जाओगे फॉर अ टाइम बिंग, आप यहाँ पे रहोगे तो यहाँ पे आप हो सकते हो सिंगल साइन ऑन, अदरवाइज नहीं हो सकते। नहीं तो यहाँ पे भी आपको देना पड़ेगा दोबारा। नहीं, फिर हमने एक दफा दोबारा बंद कर दिया, फिर दोबारा जब हम अगली दफा आएंगे फिर दोबारा भी हमें देना पड़ेगा। हाँ, वो दोबारा फिर आपको देना पड़ेगा, ये सेशन मेंटेन करने के लिए आपको देना पड़ेगा, फिर से दोबारा सेशन इनिशिएट करवाना पड़ेगा। ये थोड़ी ना लेकिन होता है इसमें कि जो आपका लिखा चल हुआ रहा है तो चल रहा है, है, टाइम्ड होता है, इट्स वेरी। इस इसमें जो लिखा हुआ है रिड्यूस पासवर्ड फिटीग, इससे फिर क्या मुराद है? मैं आ रहा हूँ उस तरफ, अभी तो मेरा अभी वो डेफिनेशन की तरफ मैं गया ही नहीं हूँ। ये तो मैंने आपको जनरल कॉन्सेप्ट बताया ना। इसको फर्दर डेप्थ पे जाते हैं, अभी इसको पहले देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है क्या आप जो कह रहे हो। सिंगल साइन ऑन इज एन IF फीचर दैट अलाउज यूजर टू ऑथेंटिकेट वंस एंड गेन एक्सेस टू मल्टीपल एप्लीकेशंस। अब ये मल्टीपल एप्लीकेशंस की एक्सेस दे रहा है। एक दफा आप हो गए हो, एक दफा ऑथेंटिकेट हो गए हो ना,
आपको मल्टीपल एप्लीकेशंस की एक्सेस मिल जाती है, और वो एप्लीकेशंस जो पार्टिसिपेट कर रही हैं इसके अंदर। हर एप्लीकेशन पे नहीं होता सिंगल साइन ऑन ये एप्लीकेशन बिल्ट होती है सिक्योरिटी को सामने रखते हुए, तो इसीलिए सिक्योर्ड भी करनी पड़ती है उनको उस हिसाब से कि ये टोकन भी आपका सिक्योर हो, एनक्रिप्ट हो, हर चीज़ आपकी। इसलिए हर एप्लीकेशन के पास एसएसओ नहीं है। इट एनहांसेस सिक्योरिटी, ऑफ कोर्स इट एनहांसेस सिक्योरिटी, ये आपका क्वेश्चन था। एनहांस सिक्योरिटी इस तरह होती है कि जब एसएसओ डेवलप की जाती है, एसएसओ ऐप, तो उसके अंदर सबसे पहला फीचर ही सिक्योरिटी का होता है। सबसे पहला फीचर ही एन्क्रिप्शन का होता है, अथेंटिकेशन का होता है। वो वापस जाता है आपके, ऐसे नहीं हो जाता ये सारा काम, ठीक है। टोकन तो होता है, टोकन की एग्जांपल मैंने आपको दे दी है, लेकिन वो वापस आपकी जब एसएसओ आप करते हो, वो वापस जाता है, वो वहीं से क्रेडेंशियल्स लेता है, वो अथेंटिकेट करके उसी अथेंटिकेशन टोकन को यूटिलाइज करता है फिर वो। लेकिन वो ये नहीं कर रहा कि बस आपने दे दिया तो आप यूटिलाइज हो गए, इनवैलिड टोकन दे दिया तो हो गए, एक्सपायर्ड टोकन दे दिया तो हो गए, नहीं ऐसे नहीं होता। ये लाइफ टाइम होता है, और ये सारी ट्रैफिक आपकी इंक्रिप्टेड होती है, ये इंक्लूडिंग द टोकन, टिकट ग्रांटिंग एंड एवरीथिंग इज इंक्रिप्टेड फॉर्म की एक्सचेंज हो रहा होता है, सब कुछ होता है उसके अंदर। तो पहली बिल्ट ही वो सिक्योरिटी को सामने रखते हुए होती है, बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ क्रेडेंशियल्स। हाँ, आप इनसिक्योर पता कब होते हो, ये भी याद रखो। सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट जो है ना, वो ठीक करो पहले। आप इनसिक्योर तभी होते हो जब आप बार बार अपने क्रेडेंशियल्स डाल रहे होते हो, बार बार। एक दफा आए, एक्सेस की, एक दफा डाला, कहीं ना कहीं अटैकर को आपके क्रेडेंशियल्स मिल जाते हैं, क्योंकि आप बार बार एंटर कर रहे हो। एक दफा नहीं करके सिक्योर कर लिया बस खत्म हो गई, नहीं। आप बार बार एंटर करोगे, उसका नुकसान होगा। आप भूल जाओगे, फिर से दोबारा डालोगे, फिर डिफरेंट पोर्टल्स को एक्सेस करोगे अपनी रिट्रीव करने के लिए हेयर एंड देयर, या फिर बार बार डालने से भी उसका क्या होगा, देयर आर चांसेस दैट इट वुड बी कॉम्प्रोमाइज्ड, शोल्डर सर्फिंग भी हो सकती है, बहुत कुछ होता है। आप रिड्यूस कर रहे हो, रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रेडेंशियल्स यूजर्स मस्ट मैनेज, while also improving the productivity by streamlining the login प्रोसेस, बड़ा क्विक हो जाता है। उससे क्या इंप्रूव होती है, आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। तो ये बुरी नहीं है, ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। की बेनिफिट्स ऑफ एसएसओ में अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे आपको बता देता है कि तो यूजर एक्सपीरियंस इंक्रीज हो जाता है। आई लव एसएसओ, क्यों? क्योंकि मुझे बार बार आई हेट पुटिंग माई क्रेडेंशियल्स अगेन एंड अगेन। मैं एसएसओ को बटन दबाता हूँ, एंटर हो जाता हूँ। रिड्यूस पासवर्ड फटीग, पासवर्ड फटीग होती है ना आपको, कि जी इतने पासवर्ड, हर हर एप्लीकेशन के लिए मैं डिफरेंट पासवर्ड बनाओ, ओहो। तो पासवर्ड फटीग ये होती है, पासवर्ड स्ट्रेस भी इसको कहते हैं। तो आपको मुश्किल हो जाता है डिफरेंट पासवर्ड्स मैनेज करना। सबसे बड़ी जो एक मिसकॉन्सेप्शन है जी, की सेव बना लो, ओ जी की सेव के अंदर सारे पासवर्ड रख लो। भाई ये सबसे बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है। एक दफा की सेफ आपकी है कोई, आपकी सारी एप्लीकेशन पासवर्ड उसी के अंदर थे। इमेजिन करो हाउ डेंजरस इट इज। कभी भी की सेफ के अंदर अपने पासवर्ड ना रखो। ये की सेफ वाले सिर्फ क्या है, बिजनेस है, कि जी आपको प्रोडक्ट बेच रहे हैं की सेफ के नाम पे, उनका क्या जा रहा है आपके सर ये पासवर्ड। मोबाइल के अंदर जो फीचर होता है कि भाई पासवर्ड मैनेजर का, और भाई समथिंग अगर क्या आपका बात। मोबाइल आईफोन है, या आपका मोबाइल सेफ है, या आप समझते हो कि आपका फोन इज प्रॉपरली पासवर्ड प्रोटेक्टेड, सेफ की उसका पासकोड प्रोटेक्टेड एंड एवरीथिंग, तो फिर तो ठीक है। ठीक है, फेस उसमें सबसे बेस्ट है कि पासवर्ड के बजाय अपना फेस आईडी रख लो, ठीक है। फेस रिकग्निशन जो है दैट यू कैन डू, बायोमेट्रिक रख सकते हो, लेकिन बायोमेट्रिक जारी बात है, आपकी फिगर किसी कोई भी आपकी फिगर को, आपका ध्यान इधर से उधर हो, आप सो रहे हो, कुछ भी है, वो फिगर से हो जाता है। लेकिन अगर आपका फेस है तो जब तक आंखें नहीं खोलोगे तो आपका नहीं चलेगा वो नहीं सर, रेटिना। सोए फेस भी तो वो कर लेते हैं। नहीं, वो बाय आपकी आंखें नहीं ना खुली होती जब तक आपका रेटिना स्कैन नहीं होता, वो वाला करो ना फीचर, फिर नहीं होता ऐसा कुछ, ठीक है। तो पासवर्ड फटीक से मैं कह रहा, सेंट्रलाइज एक्सेस मिल जाती है, सिंप्लीफाइड कंप्लाइंस मिल जाता है थ्रू अ यूनिफाइड ऑडिट ट्रेल ऑफ यूजर एक्टिविटी, और इसका ऑडिट ट्रेल भी होता है। एक यूनिफाइड, एक जगह सेंट्रल जो है ना ऑडिट ट्रेल बन जाता है कि यूनिफाइड, कौन कहाँ से एंटर हो रहा था, कब एंटर हुआ, उसने क्या किया, सारी ऑडिट ट्रेल उसको मिल जाती है। तो इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड क्वाइट एंटरटेनिंग एट द सेम टाइम, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इसको पढ़ो समझो तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक। अच्छा जी, सिंगल साइन ऑन, प्रिंसिपल्स ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, मैंने एक बात की थी लीस्ट प्रिविलेज की। अब कमिंग बैक टू दैट बिकॉज दैट अगेन इज इंपॉर्टेंट थिंग। लीस्ट प्रिविलेज क्या बताया था मैंने, क्या होता है? उतनी बेसिक। एक्सेस मिलेगी जितनी की आपको ज़रूरत है, ठीक है। एक एक्सेस इधर आपको मिल रही है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है तो इसकी एक्सेस आपको नहीं मिलेगी। इसकी ज़रूरत है कि नहीं है, इसकी इतनी ज़रूरत है, इतनी ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है इतनी मिल जाएगी, इतनी नहीं मिलेगी। ये लीस्ट प्रिविलेज आपको किया जा रहा है। 10 भी हो ना, अगर इसमें तरह 10 तरह के भी हो, उसमें से सिर्फ दो को आपको एक्सेस दी जाएगी, दो चीज़ों की एक्सेस जितनी आपके ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत थी आपको, इसकी ज़रूरत थी आपको, दे दी, खत्म। बाकी की ज़रूरत नहीं है तो आपको ये नहीं होगा कि आपके पासवर्ड यहाँ भी चल रहे होंगे, आपका एसएसओ यहाँ भी चल रहा होगा, इस एप्लीकेशन पे एसएसओ नहीं चलेगा आपका, क्योंकि उसकी एक्सेस ही नहीं है आपको। ये लीस्ट प्रिविलेज का काम है, ठीक है ना।
This principle states that users should only be granted the minimum permissions necessary to perform their job function. Even इसमें भी अगर मैं ग्रैन्युलर एक्सेस की बात करूं, जो बहुत ज्यादा रिफाइन एक्सेस कर देते हैं ना, डीप जाके, इसमें भी आपको कुछ चीज़ों की एक्सेस मिलेगी, कुछ चीज़ों की नहीं मिलेगी। इस फोल्डर में भी आपको इतनी एक्सेस होगी, इतनी नहीं होगी, मतलब उसमें भी आपको रिस्क परमिशंस डिफाइन करेगी आपकी। इससे क्या फायदा होगा? इट हेल्प्स मिटिगेट द रिस्क ऑफ अनऑथराइज एक्सेस एंड डेटा ब्रीचेस। बहुत कम हो जाती है डेटा ब्रीचेस, अनऑथराइज एक्सेस। मैंने वर्ड यूज किया था नीड टू नो। सो नीड टू नो इज अगेन अ कॉन्सेप्ट, कि जितनी आपको नीड टू नो प्रिंसिपल, ठीक है। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ अनईज। अनईज प्रिंसिपल होता है, आप कभी कहीं किसी सिचुएशन में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो ना, रेज योर वॉइस, अब बताओ, ठीक है ना, कि मुझे ये चीज़ खटक रही है यार, मुझे ये समझ नहीं, मुझे ना ये थोड़ा सा डॉजी लग रही है। वो आपका क्या होता है, वो एक प्रिंसिपल, उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ अनईज, ठीक है। ये कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। इसी तरह प्रिंसिपल ऑफ नीड टू नो प्रिंसिपल होता है, ठीक है। एक होता है अनईज। अनईज की मैंने ऐसे एग्जांपल दे दी क्योंकि कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता कि अगर कोई बोल रहा हो गया प्रिंसिपल ऑफ अनईज, अब यूजिंग माय प्रिंसिपल ऑफ अनईज, आप परेशान हो जाओगे यार, ये कौन सा प्रिंसिपल आ गया। ये जनरली एक प्रिंसिपल है कि जहाँ पे आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो यू यूज योर प्रिंसिपल ऑफ अनईज, ठीक है ना। हाँ, देखो जिंदगी में ना, खैर फिर मैं आउट ऑफ द टॉपिक चला जाता हूँ। जिंदगी में ना प्रिंसिपल्स बनाओ, छोटे छोटे प्रिंसिपल्स आपको लेके चलते हैं जिंदगी में, वो आपको डिफाइन, आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। जिस बंदे के साथ प्रिंसिपल्स अटैच नहीं ना होंगे, वो सक्सेसफुल नहीं होगा कभी भी, ठीक है ना। अगर आप प्रिंसिपल्स, यू आर मैन ऑफ प्रिंसिपल्स ना, तो फिर आप एक अपनी एक आइडेंटिटी, एक वजूद बना लेते हो, ठीक है ना। कि यार वो बंदा है, यस, ही स्पीक्स अप, he speaks for his the right thing, he speaks for his own sake, he speaks for this, right? He's a man of principle, he does not do this dodgy thing, never ever 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 seen somebody said something bad to him, ठीक है। वो एक चीज होती है। आइडेंटिटी एक्सेस कंट्रोल में भी एक प्रिंसिपल होता है कि भाई आपको इतने की जरूरत थी, नीड टू नो, आपको बाकी जानने की जरूरत नहीं है। आप हर किसी को हर बात बता देते हो, इज इट ट्रू? इज इट ट्रू या नहीं? मुझे नहीं लगता। आप कुछ बातें हैं जो अपने पेरेंट्स को बताते हो, कुछ नहीं बताते। कुछ बातें पेरेंट्स को बताने वाली नहीं होती, ऐसा ही है। हाँ क्या करें सर, यही तो सबसे बड़ा मसला है। हाँ, अब आगे ना दें ऐसे ही। दो उस पे हाथ रखा है मैंने, नर्वस पे हाथ रखा है। तो ये वो क्या होता है, वो नीड टू नो है, कि पेरेंट्स नीड टू नो बेसिस पे आप उनको नहीं बता रहे कि यार मैं नहीं समझता यार, उनको ये चीज़ बताने वाली लेकिन है। सर वो पेरेंट्स जानना चाहते होते हैं ना। वो तो नीड टू नो है ना, वो तो हर चीज़ जानना चाहेंगे आपके बारे में, क्योंकि वो आपके जो हैं आपके खातिर ख्वाह हैं, कि भाई आपकी खैर ख्वाह हैं आपके, कि जी वो चाहेंगे कि आप गलत ना करो, आप अच्छे उस पर चलो, आप सक्सेसफुल हो जो, अच्छा जी हमारा बच्चा हमारा नाम रोशन करेगा कल को। दिस इज़, ये हमारा बच्चा था जी, देखे इसने ये तरक्की की है, ये हासिल की है, ये अवार्ड हासिल किया, वो मेरे पास उनके लिए फ़ख्र का मुकाम होता है। और ये इसीलिए वो जानना चाहते हैं कि गलत तो नहीं चल रहा, कहीं ऐसे कोई गलत काम तो नहीं कर रहा कोई ऐसी, इसीलिए दैट्स अ नीड टू नो। लेकिन मैं एग्जांपल यहाँ पे ये दे रहा हूँ कि हर बात हर किसी को नहीं, आप तो नीड टू नो बेसिस पे अपना वो यूटिलाइज करते हो ना प्रिंसिपल। आपने एक प्रिंसिपल बनाया हुआ है, आपको खुद भी नहीं पता, ये आपका एक प्रिंसिपल है कि आप नीड टू नो बेसिस पे इन्फॉर्म कर रहे हो, दोस्तों को कुछ बातें नहीं बतानी लेती, आप भग देते हो, ठीक है, सॉरी टू से, बट हर बात हर किसी से नहीं की जाती, ठीक है। लेकिन कुछ लोग सर की क्या आदत करें, कोई होती है, और नहीं मिला होता। कुछ लोगों की आदत होती है, वो पेट के हल्के होते हैं, ठीक है, उगल देते हैं, और अगले बंदा जो है उसे फायदा उठा लेता है, ऐसा ही होता है ना। तो कुछ लोग अननेसेसरी आपकी प्राइवेट लाइफ में घुस रहे होते हैं, दे टेक एडवांटेज ऑफ इट। यार इसकी कमजोरी है, मुझे पता चल गई, बस ठीक है, ये इसकी वीकनेस है, ये इसकी पॉजिटिविटी है, ये इसकी स्ट्रेंथ है, तो इसीलिए यू डोंट हैव टू डिस्क्लोज दीज थिंग्स, राइट। ये चीज होती है नीड टू नो प्रिंसिपल, कि भाई आपको एक चीज की जरूरत ही नहीं जानने की, मैं क्यों आपको उसके एक्सेस दे दूं। बात आ रही समझ? आपका जितना काम है आप उतना करो, दैट्स इट, एंड ऑफ द स्टोरी, वी आर सेफ, यू आर सेफ। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी फुलफिल करनी है उसकी एक्सेस आपको मिल गई है, ठीक है। इससे ये होता है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है ना, ऑथराइज्ड पर्सनल को आप सिर्फ देते हो। अब अब ये स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल की बात हो रही है यहाँ पे ये किसकी बात हो रही है? वेरी स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल। पॉलिसीज देते हो, कंट्रोल्स लगाते हो, और वो डिज़ाइन ऐसे की जाती है कि स्ट्रिक्टली एनफोर्स लीस्ट प्रिविलेज एंड नीड टू नो प्रिंसिपल्स उसके अंदर डाल दो, ताकि कोई आपको अनऑथराइज एक्सेस ना कर सके। रेगुलरली रिव्यू करो उन पॉलिसीज को, एडजस्ट करो परमिशंस को, और रोल्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चेंज करो जैसे हो सकता है, एज पर द ड्यूटीज, एज पर द जॉब्स। मैंने आपको ना रियल लाइफ एग्जांपल्स दे के इसलिए बताया है ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। यूजुअली ऐसी एग्जांपल्स रिलेट नहीं की जाती,
लेकिन मैं थोड़ा सा इजी होके एग्जांपल्स को रिलेट कर रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। लीस्ट प्रिविलेज क्या होता है, ये एम्बेड कर रहा हूँ आपके दिमाग में। लीस्ट प्रिविलेज क्या होता है, नीड टू नो क्या होता है, ठीक है। स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम आगे चलेंगे। आई पॉलिसीज क्या है भाई। IAM policies define the rules and guidelines that govern users' access, permissions, and accountability within an organization, right? Second. Okay. Within an organization, IT system and resources. Access control models हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आपको RBAC बताया था, ABAC बताया है, ठीक है। रोल बेस्ड है, एट्रीब्यूट बेस्ड है। पॉलिसी इन्फोर्समेंट मैंने आपको बताई है, ठीक है। पॉलिसीज को इन्फोर्स किया जाता है थ्रू दिस मॉडल्स, राइट। फिर एक चीज आ जाती है, क्लाउड एनवायरनमेंट में आपने कैसे इंप्लीमेंट करना है उसको, दैट इज अनदर थिंग। क्लाउड इज अ बिग थिंग नाउअडेज, तो क्लाउड में भी इनकी अपनी IAM पॉलिसीज होती हैं, उनके ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स होते हैं, गवर्नेंस कैपेबिलिटीज होती हैं सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए क्लाउड के अंदर, ठीक है। मॉनिटरिंग और ऑडिटिंग कैसे होती है इसकी, जो IAM की है वो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चल रही होती है रियल टाइम में, ठीक है। और इसके अलावा पीरियोडिक ऑडिटिंग होती है कि ऑडिट्स आते हैं, रिव्यू करते हैं आपकी पॉलिसीज को, फिर उसको जो है वो आप रिपोर्टिंग भी करते हो, आप रिपोर्ट्स जनरेट करते हो एनालिटिक पर्पसेस के लिए, जिसमें कि आपकी क्या होती है कि आपका विजिबिलिटी टू एक्सेस पैटर्न एंड कंप्लायंस मैट्रिक्स वो सारा जो है डील किया जाता है, राइट। तो ये है इफेक्टिव IAM गवर्नेंस, ठीक है ना। तो ये IAM गवर्नेंस के अंदर आपका आ जाता है। और इसके अंदर आपका प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग भी चल रही होती है, प्रायोरिटी ऑडिटिंग भी चल रही होती है, यूजर एक्टिविटीज को भी रिकॉर्ड किया जा रहा होता है, एक्सेस प्रिविलेजेस भी मेंटेन किए जा रहे होते हैं, सिक्योरिटी इवेंट्स कौन डालता है, सीम। मैंने क्या पढ़ाया था आपको, सिस्टम्स, क्या था सिस्टम, सीम का क्या था, सिस्टम्स, सिस्टम्स एंड इंसिडेंट एंड इवेंट्स मैनेजमेंट, राइट। ऐसे ही था ना, किसी को याद है। ये सारी जो इवेंट्स हैं उसके अंदर यस जा सर। रहे होते हैं। यस। By implementing continuous monitoring, regular audits, and robust reporting, organizations can detect and investigate potential issues, ensure ongoing compliance, and enhance the overall security of their IT infrastructure. Right? This is how it works. और फिर जनाब आपका आ जाता है सेकेंड, बेस्ट प्रैक्टिसेस। I always keep this at the end. What are the best practices या future trends क्या हैं IAM के। तो IAM best practices: enforce least privileges, regular audit users to maintain robust security and compliance. ऑटोमेटेड IAM भी आजकल आ गया है, ठीक है। उसको AI को लेवरेज किया जाता है, उसके अंदर ऑटोमेट कर रहे हैं जितना हो सकता है। उसके अंदर आपकी प्रोविजनिंग है अकाउंट्स यूजर्स की, यूजर्स को अकाउंट्स प्रोविजनिंग होता है, यूजर्स को अकाउंट्स दिए जाते हैं बना के, उसको हम प्रोविजनिंग कहते हैं इंडस्ट्री में। एक्सेस रिव्यूज किए जाते हैं उनके। एनोमली डिटेक्शन क्या होती है कि अगर कोई यूजर अपने बिहेवियर से, कि उसका डेली का है टास्क, वो ये काम कर रहा है, अगर उससे हटके करेगा तो वो डिटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हैश एफिशिएंसी IAM के थ्रू। बायोमेट्रिक आ गया, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है, एडवांस बायोमेट्रिक टेक्निक्स यूज की जा रही हैं, फेशियल रिकॉग्निशन है, फिंगरप्रिंट्स है, ऑथेंटिकेशन को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए। क्लाउड नेटिव IAM है, लेवरेज क्लाउड बेस्ड IAM सॉल्यूशंस टू सीमलेसली मैनेज आइडेंटिटीज, एक्सेस स्टॉक्स, हाइब्रिड एंड मल्टी क्लाउड एनवायरनमेंट्स, ठीक है। अच्छा, इसका भी फिर आ जाता है फिर से, अच्छा गया, व्हाई इज इट। अच्छा, ये मैंने कुछ टूल्स बताए हैं जो यूज हो रहे हैं आजकल इंडस्ट्री में, ये वाले, ठीक है। ये सारे देखे, सेल पॉइंट है, फोर्ज रॉक है, जब क्लाउड, RSA, फ्रंट एग, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, ऑथ जीरो, फ्यूजन, साइबर आर्क भी है, ठीक है। डिलिनिया इज बेसिक, डिलिनिया इज अनदर टूल, वेरी वेरी गुड। अजूर एक्टिव डायरेक्टरी, गूगल्स की क्लॉक, ये सब क्या है, ये मार्केट अवेलेबल टूल्स हैं, ठीक है। और जो कंपनीज हैं वो ये टूल्स इंप्लीमेंट कर